तू मेरा जुनून है। एपिसोड 1। सेंट लूसिया आर्ट्स कॉलेज, देहरादून। बरसों पुरानी दीवारों के बीच नई आवाजें गूंज रही थीं। पहले दिन का शोर, नए नाम, नए चेहरे। आरव, सफेद शर्ट, आंखों में नींद सी पर एक गहराई जो किसी ने महसूस नहीं की। क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठा था, जैसे भीड़ से अलग रहना उसकी फितरत हो। उसे किसी ने गौर से नहीं देखा, और जो भी देखता वो उसकी मासूमियत पर भरोसा कर लेता। अन्वी पहली बार शहर छोड़कर यहाँ आई थी। बड़ी आंखों में उम्मीदें थीं, होठों पर बेपरवाह मुस्कान, और हर किसी से दोस्ती कर लेने वाला दिल। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? उसने आरव के बगल में बैठते हुए पूछा। आरव ने बस हल्का सा सिर हिलाया, मुस्कुराया नहीं, मगर उसकी उंगलियां टेबल के नीचे धीरे धीरे हिलने लगीं। पहली बार उसने मुझसे बात की। उसके मन में आवाज गूंज रही थी। क्लास शुरू हुई। अन्वी ने कुछ नोट्स बनाए। आरव ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब वो क्लास से निकली, उसके पेज का हर शब्द, हर हाशिए की स्क्रिबलिंग आरव की डायरी में कॉपी हो चुका था। उस रात एक छोटा सा कमरा, दीवार पर अन्वी की तस्वीरें, क्लास में ली गई, लाइब्रेरी से चुराई गई। उसके पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिंट होकर दीवार पर चिपके थे। आरव बिस्तर पर लेटा, हाथ में उसका वही रुमाल जिसे अन्वी ने पहले दिन गलती से छोड़ दिया था। उसकी आंखें अध खुली थी और होठों पर बुदबुदाहट। कल वो मेरी पसंदीदा ड्रेस पहनेगी। मैंने उसकी अलमारी में नीला कलर सबसे आगे कर दिया है। एपिसोड 2। एक हफ्ता बीत चुका था। अन्वी को कॉलेज अच्छा लगने लगा था। कुछ दोस्त बन चुके थे, खासकर वो, रिया और जतिन। आरव अब भी उतना ही चुप था, पर वो हमेशा आसपास रहता था। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे के कोने में, कभी गेट के पास। हमेशा इतनी दूरी पर कि वो दिखे, पर महसूस न हो। तेरा वो क्लास वाला आरव बड़ा मिस्टेरियस है, रिया ने कहा। अन्वी हंस दी। अरे वो बस थोड़ा शाय है। हार्मलेस सा लगता है मुझे तो। हाँ, हार्मलेस। आरव ने उस दिन अपने डायरी में लिखा। तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नहीं दिखा, अन्वी। बहुत अच्छा किया। तुम जितना कम जानो, उतना ही पास रहोगी। एक दोपहर लाइब्रेरी। अन्वी अपनी यूजुअल किताबें ढूंढ रही थी। तभी शेल्फ से एक किताब नीचे गिरती है। ओह, थैंक यू। वो झुकती है उठाने, और सामने आरव होता है। उसकी आंखें सीधे अन्वी की आंखों में। एक पल, 2 पल, ज्यादा हो जाते हैं। तुम्हें नीली चीजें पसंद है ना? आरव पूछता है। अन्वी थोड़ी चौंकती है। हाँ। क्यों पूछा? बस यूं ही। उस दिन नीली ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही थी। अन्वी थोड़ी झेम जाती है। थैंक यू। वो वापस किताबों में खो जाती है, मगर पीछे से आरव उसकी उंगलियों को देख रहा होता है, जो किताब पलट रही थी। इन उंगलियों ने मुझे छुआ था। काश ये उंगलियां कभी सिर्फ मेरी हो जाए। उसी रात आरव के लैपटॉप स्क्रीन पर स्लो मोशन में एक वीडियो चल रहा होता है। अन्वी हंस रही है, क्लास से निकलते हुए, अपने बाल ठीक करते हुए। कैमरा उसका नहीं था, जतिन के फोन से लिया गया था। जतिन, अन्वी का सबसे करीबी दोस्त। आरव धीरे से स्क्रॉल करता है। जतिन की हर पोस्ट, हर टैग। वो बहुत बोलता है न तुझसे, अन्वी। उसने जतिन की आवाज रिकॉर्ड की है, एक मीटिंग के बाहर से। अब वो मेरी आवाज में ही डर जाएगा। अगले दिन जतिन के फोन पर एक कॉल आती है। प्राइवेट नंबर। स्टे अवे फ्रॉम हर। कौन बोल रहा है? तू बस इतना जान, तुझे जो भी करना है, कर। पर अन्वी से दूर रह, वरना हमेशा के लिए तुझे खामोश कर दूंगा। तू मेरा जुनून है। एपिसोड 3। कॉलेज का दूसरा हफ्ता। छोटे मोटे असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी रन्स, रैंडम कैंटीन गॉसिप, सब वैसे ही था। लेकिन अन्वी को लगने लगा था कि कुछ थोड़ा ऑफ है। कभी उसकी किताबें उल्टी रहतीं, कभी कोई पुरानी फोटो उसके लॉकर्स में चुपचाप रखी मिलती। रिया,
तुम्हें लगता है कोई मजाक कर रहा है क्या? मतलब? आज मेरी डायरी में वो क्वोट था जो मैंने किसी से शेयर ही नहीं किया। बस सोचा था। रिया हंसी। बेस्टी, तू ओवरथिंक कर रही है। मे बी कोइंसिडेंस? लेकिन अंदर ही अंदर अन्वी को लगने लगा था जैसे कोई उसकी सोच से भी आगे की चीजें जानता है। उधर आरव कॉलेज की सीसीटीवी रूम में एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। कैसे? लाइब्रेरी असिस्टेंट की आईडी चुराई थी। हर दिन की फुटेज रिवाइंड करके देखता, जूम करता, पॉज करता, सिर्फ एक चेहरे पर। तू हंसती है जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो बस थैंक यू बोलती है। मैं समझ गया हूँ, तू भी डरती है, थोड़ा सा। और मुझे डरपोक लोग बहुत पसंद हैं। एक दिन अन्वी की क्लास में सर ने रैंडम सीट शफल करवा दी। अन्वी, न्यू बेंच, न्यू पार्टनर। दिस टाइम आर्यन, वो लाउड, चार्मिंग सीनियर टाइप लड़का। आर्यन ने बातों ही बातों में अन्वी से थोड़ा फ्लर्ट कर लिया, और जैसे ही उसने उसके बालों की तारीफ की। पीछे की सीट पर बैठा आरव अपनी पेन की नोक से नोट लिख रहा था। आर्यन, ब्लैक शर्ट, 6'1", लेफ्ट हैंडेड, हेयर, टच्ड हर, वॉइस टोन, कैजुअल फ्लर्ट, स्टेटस, रिप्लेस सून। रात, आरव अपने कमरे में पुराना कागज जलाता है। उस पर आर्यन की तस्वीर है। फोटो आधी जल चुकी है। जो भी तुम्हें देखेगा, उसकी आंखें पहले मैं निकालूंगा। उसका चेहरा अब तक शांत है, आवाज धीमी, मगर शब्द आग जैसे। अगली सुबह कॉलेज बोर्ड पर एक एनोनिमस कंप्लेंट नोट चिपका होता है। आर्यन हैरासेस गर्ल्स बिहाइंड द स्टूडियो बिल्डिंग। बी केयरफुल। आर्यन को क्वेश्चनिंग में बुलाया जाता है। अन्वी हैरान रह जाती है। बट आर्यन तो ही वॉज जस्ट नॉर्मल। रिया, किसने लिखा होगा ये सब? क्या लगता है तुझे? अन्वी बस चुप हो जाती है। कहीं मैं सच में ओवरथिंक नहीं कर रही थी? कहीं कोई है जो मुझे देख रहा है? अन्वी लाइब्रेरी में अपनी यूजुअल स्पॉट पर बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंदर की खामोशी अजीब सी लगने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। उसने गर्दन घुमा के देखा, कुछ नहीं। पर उसकी टेबल पर रखी किताब में एक पन्ना फंसा हुआ था। किसी पुरानी डायरी का पन्ना, हल्का पीला, किनारों से फटा हुआ। उसने धीरे से निकाला। लिखा था, तू जब मुस्कुराती है ना, तो तेरा बायां गाल थोड़ा ज्यादा दबता है, और जब तू परेशान होती है तो तू अपनी नाक को हल्का सा खुजलाती है। मैं तुझे देखता हूँ, अन्वी। तुझे सिर्फ देखता नहीं, समझता हूँ। उसका दिल धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगी, मगर लाइब्रेरी में कोई नहीं था। ये किसने लिखा? और इतनी डिटेल्स। उसी रात आरव का कमरा, लाइट ऑफ। मोबाइल स्क्रीन पर अन्वी की लाइव लोकेशन, उसके फोन के हिडन ट्रैकर से जो उसने अन्वी की अम्ब्रेला में रखा था। लाइब्रेरी के बाहर उस दिन उसने आज की तारीख के नीचे लिखा, फेज 2 स्टार्टेड। नाउ शी नोज समवन सीज हर, बट नॉट हू, नेवर हू। अगले दिन कॉलेज में पोस्टर कंपटीशन था। अन्वी ने लोनलीनेस इन अ क्राउड थीम पर एक पोस्टर बनाया। एक लड़की खड़ी है, उसके चारों तरफ लोग धुंधले हैं, पर एक जोड़ी आंखें साफ दिख रही हैं, सिर्फ उसे देखती हुई। जज, वेरी इंटेंस। ये आइडिया कैसे आया? अन्वी मुस्कुराई। बस लगा जैसे कोई है जो सब देखता है लेकिन सामने नहीं आता। आरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तू मुझे महसूस करने लगी है। उस शाम अन्वी हॉस्टल के कमरे में अपनी अलमारी खोलती है तो एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स गिरता है। उसके अंदर एक स्केच बुक होती है, उसके खुद के चेहरों के स्केच, अलग अलग एक्सप्रेशंस में। हैरान होकर वो पलटती है पन्ने। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, तेरे बिना ये पेंसिल नहीं चलती। मैं नहीं चाहता तू डर जाए, मैं चाहता हूं तू समझ जाए। और एक तारीख, कल की। नेक्स्ट सीन, आरव किसी अबैंडन्ड आर्ट स्टूडियो में बैठा होता है। दीवारों पर और भी स्केचेस, अन्वी के कपड़ों के स्क्रैप्स, उसके परफ्यूम की शीशी, उसके पुराने टूटे हुए झुमके, और सामने टंगा एक बोर्ड।
दुनिया जो तुझे नहीं समझती, मैं तुझ में ही जीता हूँ। तू मेरा जुनून है। एपिसोड 5। पिछली रात की बातें अब भी अन्वी के दिमाग में घूम रही थी। वो स्केचबुक, वो पन्ना, वो नजरें, सब कुछ। पर अब एक नया शक शुरू हो गया था। उसे याद आया, वो पन्ना जिस दिन उसकी किताब में मिला था, उस दिन आरव भी वही था। हर बार कुछ अजीब होता है, आरव पास होता है। वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? पर शक की आग जल चुकी थी। कॉलेज का अगला दिन, वो सीधा आर्यन के पास गई। मुझे तुझसे कुछ कहना है। आर्यन ने उसे ध्यान से सुना और पहली बार गंभीर हुआ। तू जो कह रही है, अगर सच है तो तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। हम कुछ करेंगे, ठीक है? उन दोनों ने मिलकर आरव पर नजर रखना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश, लाइब्रेरी के लॉग ऑन से पूछताछ, अनयूजुअल पैटर्न्स ट्रैक करना। लेकिन आरव को सब पता चल चुका था। उसने अपना गेम बदल दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज एडमिन को एनोनिमस मेल गया, जिसमें आर्यन के लैपटॉप से अन्वी की एडिटेड प्राइवेट फोटोज थी। सिर्फ एडिटेड। आर्यन शॉक्ड, एडमिन फ्यूरियस। कॉलेज में गॉसिप फैल चुका था। वो लड़का अन्वी पे लाइन मार रहा था अपैरेंटली। अन्वी टूट गई। मैंने तुझ पे भरोसा किया, तू तो। आर्यन कुछ कह ही नहीं पाया। उधर आरव धीरे से एक सीढ़ी पर बैठा था, हाथ में वही स्केचबुक। तू मुझ पे शक कर सकती है, पर मुझसे बच नहीं सकती, अन्वी। अब तुझे सिर्फ मुझ पे भरोसा करना होगा। रात, अन्वी के दरवाजे पर एक लेटर पड़ा था। लिखा था, मैं जानता हूँ तू डर गई थी। मैं होता कौन हूँ तुझसे इतने सवाल करने वाला? लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। तू जब चाहे मुझसे बात कर सकती है, आरव। उसने पहली बार उस पत्र में कोई डर नहीं देखा, सिर्फ दर्द देखा। उसका गिल्ट शुरू हो गया। क्या आरव वाकई इनोसेंट था? अगले दिन वो आरव के पास गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। मैं बस डरी हुई थी। आरव ने बहुत धीमे से मुस्कुराकर कहा, तुम डर जाओगी, इसीलिए तो कभी खुद को दिखाया नहीं। दोस्ती हो गई। पर अन्वी को क्या पता था, ये दोस्ती उसके लिए किसी जाल से कम नहीं थी। लेकिन आर्यन कॉलेज से सस्पेंशन के बाद चुप नहीं बैठा था। वो जानता था ये आरव का ही काम था। मैं सबूत नहीं ला पाया, पर अब ये लड़का अन्वी को भी नहीं छोड़ेगा। अब तू मेरे लिए नहीं, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। अन्वी, तू मेरा जुनून है। एपिसोड 6। तू मेरी मर्जी से चलेगी अब। कुछ हफ्तों बाद आरव और अन्वी अब कॉलेज में साथ दिखते थे, साथ खाते, साथ बैठते। क्लास के बाद घंटों लाइब्रेरी में, पर अब किताबें कम, बातें ज्यादा होती थी। अन्वी को लगता, शायद पहली बार किसी ने उसे इतनी गहराई से समझा। वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कहीं। आरव सुनता था, जैसे उसके मन की आवाज पढ़ लेता हो। लेकिन तू उससे क्यों बात कर रही थी? तेरे कपड़े आजकल बहुत फ्लैशी नहीं हो गए? मैं जानता हूँ कौन तुझसे क्या चाहता है। मैं नहीं चाहता कोई तुझे गंदा नजरों से देखे। आरव की बातें अब फिक्र नहीं, हुक्म लगने लगी थी। एक दिन आरव ने उसका फोन लिया। तेरा लॉक खोल, कुछ देखना है। अन्वी चुपचाप अनलॉक कर देती है। वो उसके इंस्टाग्राम, चैट्स, कॉल लॉग्स सब चेक करता है, फिर मुस्कराता है, गुड गर्ल। और अन्वी? वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं, एक अजीब सा गिल्ट और कंफर्ट भी था, जैसे कोई है जो उसे पूरी तरह अपनी बनाना चाहता है। उधर आर्यन अब अकेला नहीं था। वो वापस कैंपस में नहीं था ऑफिशियली, लेकिन पास ही एक साइबर कैफे में बैठकर आरव की हर डिजिटल एक्टिविटी ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसके पुराने चैट्स, एनोनिमस ईमेल्स, वेब हिस्ट्री, और फिर उसे मिला एक आर्काइव्ड ईमेल इनबॉक्स, आईडी साइलेंट वॉचर 87@, जहां से वो सारे लेटर्स, अन्वी की तस्वीरें और वो फेक मेल भेजी गई थी। प्रूफ मिलना शुरू हो गया था। एक शाम
आर्यन ने अन्वी को कैफे के बाहर रोका। बस 2 मिनट दे, कुछ दिखाना है तुझे। अन्वी झिझकती है। मुझे नहीं लगता मुझे। प्लीज, सिर्फ एक बार। वो उसे ले गया अपने कैफे के अंदर और लैपटॉप खोल के दिखाया वो ईमेल चेन। भेजने वाला साइलेंट वॉचर 87। सब्जेक्ट, शी इज गेटिंग टू क्लोज टू आर्यन, टाइम टू ब्रेक देम। डेट, जस्ट बिफोर दी फेक स्कैंडल वेंट पब्लिक। अन्वी सन। ये आरव नहीं हो सकता। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। आर्यन की आंखों में सीधा सवाल था। क्या तुझे लग रहा है ये सब किसी और ने किया? अन्वी उठी, भागती चली गई। उस रात आरव का कमरा अंधेरा। फोन वाइब्रेट होता है। MSG फ्रॉम अन्वी, वी नीड टू टॉक। आरव मुस्कुराया, आईने में देखा और बोला, बिल्कुल बात करेंगे, पर अब बात नहीं। मेरी दुनिया में तेरा टेस्ट शुरू होगा। तू मेरा जुनून है। एपिसोड 7। जो दिखता है वो सच नहीं होता। अगली सुबह अन्वी ने आरव को मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज मिल सकते हो? कैंपस के पीछे उनका फेवरेट क्वाइट स्पॉट। आरव पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे देखता है, हल्की मुस्कान, पर आंखें बर्फ की तरह ठंडी। अन्वी धीरे से बैठती है, नजरें झुकी हुई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आर्यन ने मुझे कुछ दिखाया। आरव चुप, बस देखता रहा। फिर धीमे से बोला, उसने तुझे वही दिखाया ना? वो ईमेल, वो प्रूफ्स? अन्वी चौंकती है। तुम्हें कैसे पता? आरव अब आगे झुकता है, आंखों में सीधा कांटेक्ट। क्योंकि मुझे पता था वो यही करेगा। तुम जैसे मासूम लोग ऐसे लोगों का शिकार जल्दी बनते हो। अन्वी कुछ बोलती, उससे पहले ही आरव ने अपना गेम शुरू किया। तू जब कॉलेज आई थी तो सबसे पहले मेरे साथ बैठी थी। आर्यन को ये हजम नहीं हुआ। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। उसे जलन है, मुझसे, तुझसे और हमारी दोस्ती से। सोचना, इतनी जल्दी कोई क्यों तेरे आसपास मंडराने लगा? क्यों वो तुझे कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुझे स्टॉक कर रहा हूं? अन्वी की सांसें तेज होने लगी। पर अगर तुमने वो ईमेल नहीं भेजा, आरव उसके हाथ पकड़ता है, बेहद सॉफ्ट लहजे में। अन्वी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तू मुझ पर शक करेगी तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। आर्यन तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। मुझे लगता है तुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है अपने एग्जाम्स पे ध्यान देने की। ये सब डिस्ट्रैक्शन तुझे खोखला कर देंगे। वो उसे धीरे धीरे एक गिल्ट ट्रिप में डाल देता है। सोच, क्या सच में मैं तुझसे झूठ बोल सकता हूं? क्या तू मुझे इतना कम जानती है? उस रात अन्वी अपने रूम में अकेली बैठी थी, लैपटॉप ओपन, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं। आरव की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, और आर्यन के भी। किस पे भरोसा करे? हर लाइन उलझ रही थी। फिर एक नोटिफिकेशन आई, गुड नाइट मेरी पागल लड़की, कल से सिर्फ एग्जाम्स, नो मोर टेंशन। आरव। वो थोड़ा मुस्कराई, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। उधर आर्यन एक चिप निकाल रहा था, हॉस्टल गेट के पास लगे अनऑफिशियल CCTV से। तू चाहे जितना मास्क पहन ले, साइको, अब तेरा खेल मैं उल्टा करूंगा। तू मेरा जुनून है। एपिसोड 8। तू मेरी थी, अब सिर्फ मेरी है। एक हफ्ता बाद। एग्जाम्स का प्रेशर, आर्यन की बातें, आरव का प्यार। अन्वी पूरी तरह कंफ्यूज थी। रात को आरव के एक वॉइस मैसेज ने उसे तोड़ दिया। मुझ पे भरोसा कर, आर्यन तेरे साथ खेल रहा है। तुझे क्या लगता है वो क्यों बार बार तुझसे कांटेक्ट कर रहा है? वो तुझसे ऑब्सेशन रखता है। अन्वी, उसका प्रूफ मेरे पास है। अन्वी कांप गई। अगली सुबह आरव ने आर्यन के अंकल से पर्सनली मिलकर एक USB दी। उसमें फेक एविडेंस था। अन्वी की मॉफ्ड पिक्चर्स आर्यन की ID से भेजी गईं। एक फेक डायरी जो लिखी गई थी जैसे आर्यन खुद स्टॉकर हो। ईमेल्स जिनमें अन्वी को अपनी बनाने की बातें लिखी थीं। आरव बोला, सर, मुझे ये दिखाने में बहुत शर्म आ रही है।
पर आर्यन का ऑब्सेशन अब डेंजरस होता जा रहा है। अन्वी इससे बहुत डिस्टर्ब्ड है। आर्यन के अंकल सन्न रह गए। बस बहुत हो गया। मैं आज ही उसके यूग्स ट्रांसफर पे साइन करता हूँ। उधर आर्यन लाइब्रेरी में लैपटॉप खोले बैठा था। सारे प्रूफ्स, सारे मेल्स। वो अंकल के पास भागता है। प्लीज सर। आरव झूठ बोल रहा है। ये सब उसने सेटअप किया है। पर अंकल गुस्से से बोले, बस, शर्म नहीं आती तुझे? उस लड़की की फेक पिक्चर्स और ये ऑब्सेशन। मुझे कुछ नहीं सुनना आर्यन। तेरी फ्लाइट कल की है। अन्वी को उसी शाम एक कॉल आया। आर्यन का। स्क्रीन देखकर हाथ कांपे। लेकिन उसके दिमाग में आरव की वो आवाज घूमती रही। वो तुझे अपना बनाना चाहता है। तुझे कोई नहीं छोड़ने देगा सिवाय मेरे। अन्वी ने कॉल रिजेक्ट किया और ब्लॉक पर क्लिक किया। आर्यन आउट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लाइट गेट 9-7। एक आखिरी बार उसने फोन देखा। अन्वी का डीपी ग्रे हो गया था। उसने बुदबुदाया, तुझे बचाऊंगा एक दिन, फिर चाहे मुझे वापस उस नर्क में उतरना पड़े। आरव, किंगडम कंट्रोल। अब कोई बीच में नहीं था। अन्वी के सारे पुराने दोस्त स्लोली दूर कर दिए गए। फोन, सोशल मीडिया, सब कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड। इवन हॉस्टल में आरव ने किसी को लगा रखा था जो अन्वी पर नजर रखता। 2 साल। अन्वी अब सिर्फ उसी पर निर्भर थी। इमोशनल, एकेडमिक और मेंटली। वो जो हंसती थी, अब चुप रहती थी। जो खुल के बोलती थी, अब सिर्फ आरव की हाँ में हाँ मिलाती थी। देख अन्वी, दुनिया डेंजरस है। मैं ही तेरा अकेला सच हूँ। अब तू मेरी जिम्मेदारी है और मुझसे कोई तुझे छीन नहीं सकता। तू मेरा जुनून है। एपिसोड 9। एक और आखिरी चाल। सीन 1। आरव का प्लान। कॉलेज का आखिरी दिन था। अन्वी अकेली सी बैठी थी, रिजल्ट हाथ में लिए। चारों तरफ दोस्त एक दूसरे को गले लगा रहे थे, रो रहे थे, फ्यूचर की बातें कर रहे थे। पर अन्वी खाली सी थी। तभी आरव उसके पास आया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, हाथ में एक स्मॉल बुके और आवाज में वही सॉफ्ट मैनिपुलेटिव टोन। अन्वी, अब जब सब खत्म हो गया है तो क्यों ना एक नई शुरुआत करें? माँ तुमसे मिलना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, एक फैमिली बनने। अन्वी कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम डरती हो, पर वहाँ कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है अन्वी, तुम खुद देख चुकी हो ना। अन्वी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहती उससे पहले आरव ने धीमे से उसके बालों को पीछे किया और फुसफुसाया, आर्यन वापस आ रहा है कल, पर अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। चलो। सीन 2। मैनिपुलेशन इन मोशन। अन्वी के माता पिता से मिलने आरव एकदम आदर्श लड़के की तरह पेश आया। मिठाइयां लेकर गया, पैर छुए, उनके हर सवाल का जवाब सम्मान से दिया। फिर धीरे से कहा, अंकल, आंटी, मुझे लगता है अन्वी मुझसे थोड़ा दूर हो गई है, शायद आपके कहने पर। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अन्वी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी मासूमियत भरी एक्टिंग में इतना गिल्ट था कि माता पिता कंफ्यूज हो गए। अन्वी के माँ ने धीरे से अन्वी से कहा, बेटा, वो तो ठीक ही लग रहा है, तुझसे इतना प्यार करता है, पर तू ही उसे दूर धकेलती रहती है, सब ठीक कर। अन्वी चुप रही, उसका माइंड पहले ही क्लटर था। सीन 3। द टर्निंग पॉइंट। आरव की माँ से मुलाकात। आरव की माँ मिसेस मल्होत्रा एक अंधी महिला थी। उन्हें आरव का चेहरा नहीं दिखता था, बस आवाज पहचानती थी। जब अन्वी उनसे मिली, वो प्यार से बोली, मैं हमेशा कहती थी आरव को, जब कोई तुम्हें समझे बस उसे थाम लेना। तुम उसकी जिंदगी में आई तो मैं जान गई थी कि मेरा बेटा अब अकेला नहीं। अन्वी के दिल में कुछ नरमी आई। एक माँ की वार्मथ ने उसे बहला दिया। फिर आरव ने सॉफ्टली कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ आना होगा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर मेरी माँ तुम्हें बेटी की तरह चाहती है। अन्वी धीरे से सिर हिला देती है। सीन 4। एयरपोर्ट। अगली सुबह अन्वी अपनी छोटी सूटकेस लेकर कैब में बैठती है। दिल भर आया है, पुराने शहर से, पुराने रिश्तों से, खुद से भी। एयरपोर्ट पहुंचते ही अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं। फ्लाइट 212 फ्रॉम न्यूयॉर्क, एक्सपेक्टेड अराइवल 9:40 AM। उधर आर्यन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया की फ्लाइट बुक करने एयरपोर्ट पहुंच चुका है। वो बेचैन है, हाथ में फोन। अन्वी के 50 ब्लॉक्ड कॉल्स की हिस्ट्री खुली हुई। उसकी आंखें अन्वी के चेहरे की याद में लाल हो गई है। बस एक बार बात कर लूं, फिर वापस नहीं जाऊंगा। आरव को सबक सिखाना होगा। सीन 5। कोलिशन। एयरपोर्ट टर्मिनल के उस कॉर्नर पे जहां इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हॉल मिलते हैं, अन्वी और आर्यन आमने सामने आ जाते हैं। एक सेकंड। अन्वी सन। आर्यन फ्रीज। आर्यन धीमे से एक कदम बढ़ाता है, आवाज कांपती है। अन्वी। अन्वी के चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस, गिल्ट, कंफ्यूजन और डर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन आंखों में आंसू लिए आगे आता है। तुझे बचाने, उस साइको के पंजों से, उससे जो तुझे आइसोलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिस आरव ने मुझे फंसाया। अन्वी पीछे हटती है। बस करो आर्यन, वो सब झूठ था, मेरे पास सबूत है, और मेरी शादी होने वाली है, मैं उसकी फैमिली में जा रही हूँ। आर्यन हंस पड़ता है, पर वो हंसी में सदमा है। शादी? तुझसे या तेरे डिसीजन से? भीड़ के बीच आरव दिखता है, दूर से देखते हुए, सनग्लासेस पहने, उसकी आंखों में एक शिकारी की मुस्कान है। एपिसोड टाइटल, नीली साड़ी और बंद दरवाजा। सुबह का वक्त, अमेरिका। अन्वी अब अरव और उसकी माँ मिसेज मल्होत्रा के साथ एक बड़ी, शांत सी दिखने वाली कोठी में रहती थी।
घर की दीवारों पर न्यूट्रल रंगों की पेंटिंग्स थी, पर हर कोने में अरव की पसंद झलकती। नीले पर्दे, नीली चाय की कपें, नीला कारपेट। यहाँ तक कि अन्वी को दी जाने वाली ड्रेसें भी ज्यादातर नीली होती थीं। शुरू में ये प्यारा सा इत्तिफाक लगा, पर अब धीरे धीरे अजीब लगने लगा था। अरव ने शादी को कुछ महीनों के लिए टाल दिया था। कहता, तुम्हें पहले मुझ पे पूरी तरह भरोसा करना होगा। कोई जल्दबाजी नहीं। और अन्वी शायद थक चुकी थी। अरियान के जाने के बाद उसने कोशिश ही बंद कर दी थी कुछ सोचने की। एक सुबह अरव किसी बिजनेस ट्रिप पर निकला था और जाते वक्त अन्वी से कहा, माँ का ध्यान रखना और प्लीज ज्यादा सोचना मत, आराम करो और बस मुझसे प्यार करो। अरव के जाते ही मिसेज मल्होत्रा कुछ हल्की और शांत सी हो गई। अन्वी धीरे से, आंटी क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मिसेज मल्होत्रा कुछ देर चुप रहीं, फिर धीमे से मुस्कराईं। तुम अब मेरी बहू नहीं, बेटी हो। पूछो। अन्वी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। आप अरव से कभी डरती है क्या? कमरा कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। मिसेज मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है? अन्वी हकलाते हुए, कभी कभी जब वो गुस्से में होता है। मैं डर जाती हूँ, पर फिर सोचती हूँ शायद मेरा वहम है। मिसेज मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना किसी नकाब के कहा, अरव बचपन से ही बहुत अलग था। वो जब 6 साल का था मुझे कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा। शुरू में मासूमियत लगी, लेकिन फिर 13 साल की उम्र में उसने मुझे जबरन बाहों में भर लिया था और कहा था, पापा आपसे प्यार नहीं करते, मैं करता हूँ। अन्वी की सांसें अटक गईं। क्या? उसने मुझे टच करना शुरू किया, हर बार छुप छुप के। और फिर जब मैंने उसके पापा को सब बताया, उसने उन्हें मार डाला और मेरी आंखों में वही केमिकल डाला जिससे मैं अंधी हो गई। अन्वी का चेहरा सफेद हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये सब झूठ है। मिसेज मल्होत्रा ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बंद कमरे के पास ले गई। ये कमरा कभी मत खोलना कहा था उसने, पर अब तुम्हें जानना होगा। कमरा खुला। अंदर सैकड़ों स्केचेस थे और हर एक स्केच किसी एक ही औरत का था, मिसेज मल्होत्रा खुद। उसने मेरी हर मुस्कान, हर कपड़े, हर पोजीशन को याद रखा। और अब तुम जब पहली बार घर आई थी और उसने तुम्हारा चेहरा छुआ, वो फौरन समझ गया था तुम मेरी परछाई हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा फेवरेट नीला रंग, सब कुछ वैसा ही है। अन्वी अब कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें लगता है वो तुमसे शादी करेगा? नहीं बेटा, तुमसे नहीं, मुझसे। तुम बस एक जरिया हो। और जब उसे लगेगा कि तुम उसके काबू से बाहर जा रही हो, वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो मेरे साथ किया था। वो तुम्हारी आंखें ले लेगा। एपिसोड टाइटल, रात की चीख और खुला पिंजरा। लोकेशन, वही कोठी। वक्त, आधी रात। कमरा अब बंद हो चुका था, मगर जो दरवाजा खुला था वो था अन्वी के अंदर का, डर से हकीकत तक का दरवाजा। वो चुप थी, मगर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हर बीती बात, हर नीली चीज, हर बार जब अरव ने कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे अलग कुछ सोच भी नहीं सकती। अब सब कुछ साफ था। वो कोई इश्क नहीं था, वो एक बीमार जुनून था। सीन, अन्वी का कमरा। रात 2:08 अन्वी धीरे से उठी। कमरे की लाइट बंद थी, पर चांद की हल्की रोशनी से वो अपनी अलमारी तक पहुंची। वो अब यहाँ से निकलना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। लेकिन कैसे? फोन। अरव हर दिन उसका फोन खुद रखता था। तुम्हें दुनिया से क्या बात करनी? पासपोर्ट अरव की सेफ में रखा था। तुम्हें कहीं जाना थोड़े है। दरवाजे, सिर्फ एक बाहर का मेन दरवाजा था और उसमें लॉक कोड सिर्फ अरव जानता था। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई, हाथ कांप रहे थे, सांसें उखड़ी हुईं। तभी धीमे कदमों की आहट, दरवाजा खुला। मिसेज मल्होत्रा अंदर आईं और उनके हाथ में कुछ था,
पुराना बक्सा। ये लो, इसमें वो सब है जो तुम्हें चाहिए। पासपोर्ट, कुछ पैसे और उन्होंने उसे एक छोटा सा कीपैड डिवाइस पकड़ा दिया। ये कोड अरव के कमरे के नीचे छुपा था। मैंने अंधी होकर भी देखा। बहुत कुछ। भाग जा, बेटी। तुझे और भी बहुत कुछ देखना है। और मैं अब यहीं रहकर उसका इंतजार करूंगी, जैसे एक माँ अपने पाप का अंत देखती है। सीन, दरवाजे के पास। अन्वी धीरे से कोड टाइप करती है। बीप, क्लिक। दरवाजा खुल गया। बर्फ गिर रही थी, हवा काटती थी, लेकिन बाहर की ठंडी आज़ादी उस घर के अंदर की गर्म कैद से कई गुना बेहतर थी। सीन कट्टू। अरव एयरपोर्ट पर फोन निकालता है। मिसेज मल्होत्रा का मैसेज पढ़ता है। बेटा, अब तुम्हारा घर थोड़ा खाली लगेगा। तुम्हारी परछाई उड़ गई है। अब या तो तू उसे ढूंढ या खुद से मिल। अरव की आंखों में पहली बार चौंक नहीं, एक भयानक शांति थी, जैसे वो इस खेल को पहले से जानता हो। चलो, शिकार अब दिलचस्प होगा। सीन, अन्वी एक टैक्सी में बैठती है। हाथों में वो बक्सा, आंखों में आंसू, दिल में आग। लेकिन तभी ड्राइवर पीछे मुड़ता है। हेलो, अन्वी। लॉन्ग टाइम। कट टू ब्लैक। अगला एपिसोड। दूसरा जाल, जब शिकारी बदलता है। बोलो, आगे बढ़ाए। थिंग्स आर अबाउट टू गो रियल क्रेजी। एपिसोड टाइटल, दूसरा जाल, जब शिकारी बदलता है। लोकेशन, टैक्सी, न्यू जर्सी की सुनसान सड़कें। वक्त, रात के 3:05 बजे। अन्वी का चेहरा पल में सख्त हो गया। वो ड्राइवर को पहचानती थी। आर्यन, वही आर्यन जिसे उसने सालों पहले वापस भारत जाते देखा था। वो आर्यन जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो आर्यन जिसे उसने मजबूरी में खो दिया था। अन्वी, हकलाते हुए पर सख्त लहजे में। तुम यहाँ कैसे? आर्यन, सांस छोड़ते हुए शांत लहजे में। क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तू भागेगी, और जब भागेगी तो अकेली नहीं होनी चाहिए। फ्लैशबैक। भारत जाने से पहले आर्यन ने अमेरिका में एक दोस्त को अरव के घर के पास लगा दिया था। उस दोस्त ने ही एक दिन मिसेज मल्होत्रा को रात के अंधेरे में कुछ सिग्नल देते देखा, और उसने आर्यन को तुरंत खबर कर दी। आर्यन तब से इंतजार कर रहा था, कभी किसी होटल में, कभी कार में, बस एक कॉल या इशारे का। और आज रात वो इशारा मिल गया था। सीन, टैक्सी अब एक छोटे से मोटेल की ओर मुड़ती है। आर्यन, आज रात यहाँ रुकेंगे। कल सुबह सबसे पहले लॉयर से मिलते हैं। मैंने सबूत जमा किए हैं, पर ज्यादा नहीं। हमें तेरी कहानी चाहिए, तेरी आवाज में। अन्वी, मेरे पास अब बहुत कुछ है बताने को। और एक सबूत जो अरव ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वो बक्सा खोलती है और उसके नीचे एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती है। उसमें अरव की एक रिकॉर्डिंग चलती है। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? अन्वी कोई लड़की नहीं, वो मेरी चीज है। वो मेरी माँ जैसी है, और इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसकी आंखें ही क्यों न लेनी पड़े। आर्यन के चेहरे पर एक अंधेरा सा सुकून आया। अब ये केस नहीं, ये उसकी कब्र बनेगा। सीन कट्टू। अगली सुबह, कोर्ट की पहली पेशी। अरव कोर्ट में घुसता है। वही नीला कोट, वही मासूम चेहरा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस लड़के के दिमाग में राक्षस पलते हैं। वो जैसे ही अन्वी को देखता है, मुस्कुराता है। माफ कर दो ना, तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अन्वी की आंखों में आंसू नहीं थे अब, बस आग थी। अब तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारा सच सबको दिखेगा। सीन, जज के सामने वकील दलील रखता है। अरव का वकील सबूतों को झूठा बताने की कोशिश करता है। जज साहब, ये लड़की मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है, और मेरी क्लाइंट ने कभी उसे टॉर्चर नहीं किया। वो बस उसे प्यार करता है, और सीसीटीवी फुटेज एडिटेड है। तभी अन्वी का वकील खड़ा होता है। योर ऑनर, हम एक गवाह को बुलाना चाहते हैं, अरव की अपनी माँ को। कोर्ट में सन्नाटा।
अरव की आंखें फैल जाती है। मिसेज मल्होत्रा वॉकर पर चलती हुई अंदर आती है। उनके हाथ में एक हार्ड ड्राइव थी, घर के हर कमरे की रिकॉर्डिंग्स। मिसेज मल्होत्रा, धीमे मगर स्पष्ट स्वर में, मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैंने अपने बेटे की सच्चाई बहुत सालों से छुपाई। आज मैं एक माँ नहीं, एक इंसान की तरह खड़ी हूँ। वो हर फुटेज, हर स्केच, हर रिकॉर्डिंग जज के सामने पेश करती है। और फिर सबसे आखिरी में एक वीडियो, जिसमें अरव खुद कह रहा है, जब वो भागने की कोशिश करती है तो मुझे माँ की याद आ जाती है, इसलिए उसे भी माँ की तरह बनाना पड़ा। कोर्ट में सन्नाटा टूटता है। जज की आंखों में घृणा थी। अरव मल्होत्रा को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण का दोषी पाया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सीन, जेल का गेट बंद होता है। अरव पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखता है और मुस्कुराता है। तुम अब भी नीला पहन रही हो, मेरी माँ जैसी। कट टू ब्लैक। एपिलॉग। परछाई अब भी पीछा करती है। स्थान, न्यूयॉर्क। 5 साल बाद। मौसम, सर्दियों की हल्की धूप। एक काले रंग की स्लिम पैंट सूट पहने, बालों को हल्के से बांधकर एक तेज चाल चलती हुई अन्वी कोर्टरूम से बाहर निकली। उसके हाथ में था एक केस की जीत का फैसला और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक दृढ़ता थी। 5 साल हो चुके थे उस नीले घर, उस बंद कमरे और उस साइकोटिक लव से बाहर आए हुए। वो दिन रात थेरेपी गई, दवा ली, लोगों से दूर रही। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मैं किसी और की कहानी नहीं बनूंगी, मैं अपना चैप्टर खुद लिखूंगी। उसने आर्ट छोड़ दी। नीले रंग से नफरत करते हुए उसने अपनी हर पेंटिंग जला दी और फिर लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। अब वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लॉयर थी। जिन लड़कियों के केस लेने से सब डरते थे, वो अन्वी उन्हें लड़ाती थी। मुझे पता है पिंजरे का रंग कैसा होता है और अब मैं किसी को उसमें बंद नहीं रहने दूंगी। लेकिन जिस दिन उसने अपना नया ऑफिस खोला, उसने एक गुलाब पाया, टेबल पर रखा हुआ, नीले रंग का गुलाब। वो मुस्कुराई, थोड़ी देर तक देखा और फिर कूड़ेदान में फेंक दिया। पास्ट इज ओवर, या शायद नहीं। कट टू एक डार्क रूम, जहां एक दीवार पर बड़ी स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें थीं। कोर्ट जाते हुए, कॉफी शॉप में बैठी हुई, किताब पढ़ती हुई, और एक आदमी की आवाज, धीमी, ठंडी मगर पागलपन से भरी। वो अब वकील है, पर उसकी आंखों में अब भी वही आंसू है, बस छुपे हुए और आंसू। मुझे बहुत पसंद है। स्क्रीन ब्लैक। द स्टोरी एंड्स, बट शैडोज डोंट। द एंड।